हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास के बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका हम लोग लेसन 4 यानी चैप्टर 4 जलवायु पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसका हम लोगों ने इस टॉपिक का, इस लेसन का हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। ठीक, पार्ट 2 में पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ना। तो जिसमें हम लोगों ने पहला कारक पढ़ा था स्थिति और उच्चावच, है ना, संबंधी कारक, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वायु दाब और पवन संबंधी कारक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 यानी भाग 3 पढ़ेंगे, और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय जो मानसून है उसकी प्रकृति। ठीक, तो शुरू करें बच्चों। तो भारत की जो मानसून है, यानी भारत में जो जलवायु जो है कैसी है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत में मानसूनी जलवायु की जो प्रकृति है, इसको समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को जानना आवश्यक है ना। तो ये 3 तथ्य हैं प्रमुख। एक तो है बच्चों आपका मानसून का आरंभ, और दूसरा है वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण, और यानी थर्ड जो हमारा तथ्य है वो है मानसून विच्छेद। ठीक, तो इन 3 हेडिंग के अंतर्गत हम लोग भारतीय मानसून की प्रकृति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, मानसून का आरंभ, है ना। तो मानसून का आरंभ भारत में कब और कैसे होता है, ये हमें, है ना, पता होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि भारत में जो मानसून आता है वो कब और क्यों आता है, क्या कारण है उसके पीछे। तो बच्चों, अगर हम गर्मी का महीना देखें तो गर्मी बहुत गर्म होने लगता है ना, यानी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। ठीक है, मई जून के महीनों में। तो गर्मी के महीनों में जो हमारा स्थल और जल, है ना, के तापन में अंतर ही मानसूनी पवनों का क्या होता है, मेन कारण होता है। तापन का मतलब गर्म होना। आप जानते हो कि स्थल और जल का गर्म होने का स्वभाव, प्रकृति जो है अलग अलग होती है। स्थल जो है बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल को, पानी को गर्म होने में समय लगता है कि ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो गर्मी के महीनों में इसीलिए स्थल और जल के तापन में जो अंतर पाया जाता है वही मानसून पवनों के भारत की ओर या भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है स्थल और जल के गर्म होने में, यही मेन कारण है जो मानसूनी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए क्या करता है बच्चों, प्रेरित करता है। हमारा जो अप्रैल और मई का महीना होता है ना, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत यानी सीधा चमकता है। ठीक, तो जो हमारा हिंद महासागर है उसके उत्तर में जो स्थित जो विशाल भारतीय भूखंड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म। यानी अगर ये हमारा दक्षिण भारत है, ये है हमारी कर्क रेखा। मई जून में यहाँ सूर्य की किरणें एकदम क्या पड़ने लगती हैं, सीधी पड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो उत्तर का भूखंड है, यानी ये वाला भाग जिसको हम मैदानी भाग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना।
यानी जो उत्तरी भूखंड है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है बच्चों? इसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तरी पश्चिमी भाग पर यानी इस भाग में एक केंद्र बन जाता है वायु दाब का, और वो वायु दाब का केंद्र होता है निम्न वायु दाब, या जिसको हम न्यून वायु दाब बोलते हैं। यानी यहाँ कौन सा केंद्र बन जाता है? निम्न वायु दाब का, या न्यून भी इसको बोलते हैं ना, निम्न या न्यून वायु दाब का इस उत्तरी पश्चिमी भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप के उस उत्तरी पश्चिमी भाग में मई जून के महीनों में क्या हो जाता है? एक न्यून वायु दाब या निम्न वायु दाब या लो प्रेशर का क्या बन जाता है? ये केंद्र बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। जबकि जो हमारा इधर हिंद महासागर है, दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद जबकि हिंद महासागर में इस समय वायु का दबाव जो होता है क्या होता है? उच्च होता है, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। क्योंकि बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि पानी का स्वभाव जो है वो धीरे धीरे गर्म होना, तो गर्मी में जो स्थल गर्म हो जाता है उस समय जो समुद्र है यानी सागर है उसको गर्म होने में क्या होता है? समय लगता है। इसलिए हिंद महासागर के ऊपर एक है ना हाई प्रेशर का क्या हो जाता है? केंद्र, यानी उच्च वायु दाब का केंद्र जो है वो विकसित हो जाता है। ठीक। इसका परिणाम स्वरूप जो है जो सागर से यानी समुद्र से हवाएं क्या होने लगती हैं? भारत में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होने लगती हैं? इस दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने लगती हैं। तो चूंकि सागर से आती हैं, है ना, आर्द्रता से भरी होती हैं, और ये जब भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में आती हैं, तो इनसे क्या होती है? वर्षा होती है। सागर से आने वाली इन्हीं मानसूनी पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो कहा जाता है। एक माह में, है ना, लेकिन मानसून जो पहुंचने का समय है, आगमन का समय है, पूरे भारत में एक समय नहीं होता है। भारत के अलग अलग भागों में मानसून के आने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब जो हमारा राजस्थान वाला जो भाग है, यानी इधर वाला जो भाग है, यहाँ मानसून जो है वो छोड़कर बाकी सारे संपूर्ण भारत में मानसून जो है वो क्या हो जाता है? एक माह के अंदर क्या हो जाता है? फैल जाता है। यानी मानसूनी पवनें केवल इस उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में एक महीने में क्या हो जाती है? यानी एक माह के अंदर क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और इस प्रकार से भारत में मानसून क्या हो जाता है? उसका आरंभ हो जाता है, यानी मानसून का आरंभ हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मानसून का आरंभ। तो केवल ये उत्तरी पश्चिमी जो भारत है इसको छोड़कर पूरे बाकी भारत में, संपूर्ण भारत में मानसून का आगमन जो है वो एक माह के अंदर होता है। और इस तरह से भारत में मानसून का क्या होता है? आगमन होता है। ये मानसून पवनें जब भारत में इनका आगमन होता है तो जून के आरंभ में, है ना, जून के पहले हफ्ते में, यानी पहली तारीख को, है ना, पहली जून को मानसून जो है वो हमारा इस केरल में पहुंच जाता है ना। ये है हमारा केरल, यानी मानसून जो है पहली जून को सबसे पहले यहाँ पहुंचता है ना। 1 जून को केरल में मानसून पहुंच जाता है। मानसून जब भारत में आता है, पहुंचता है, उसका आगमन होता है जून के महीने में, तो बहुत बहुत तेज़ बिजली की चमक, है ना, आर्द्रता से युक्त तूफान और बादल गरजना के साथ बहुत मूसलाधार क्या होने लगती? वर्षा होने लगती है। तो जो पहली अचानक जो ये बारिश होती है बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, बिजली की चमक के साथ, है ना, और तूफ़ानी रूप में जो बारिश होती है मूसलाधार,
वही हमारा कहलाता बच्चों मानसून का प्रस्फोट यानी बर्स्ट, जिसको हम मानसून बर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। मानसून जो है बच्चों भारत में, जैसे हमने बताया, एक डेट में नहीं पहुंचता। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के भारत में पहुंचने की तिथि भी क्या है बच्चों, अलग अलग है। जैसे अभी हमने बताया कि केरल में मानसून जो है वो 1 जून को क्या हो जाता है, पहुंच जाता है ना। जबकि हमारा जो महाराष्ट्र है और जो हमारा पश्चिमी बंगाल है, यानी मुंबई और कोलकाता, मुंबई इधर है, कोलकाता इधर है, यहाँ पहुँचने में जो मानसून को समय लगता है वो 10 से लेकर 13 जून तक, 10 से लेकर 13 जून तक मानसून जो है वो मुंबई और कोलकाता में क्या होता है, पहुँचता है। और जुलाई के मध्य तक मानसून जो है वो पूरे भारत में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि मानसून का भारत में जो प्रवेश है वो एक डेट में नहीं है, है ना। सबसे पहले केरल के तट पे पहुंचता है 1 जून को, उसके बाद मुंबई और कोलकाता में पहुंच जाता है 10 और से 13 जून को, और बाकी पूरे भारत में ये मध्य जुलाई तक जो है वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो बाकी भारत में ये मध्य जुलाई तक पहुंच जाता है, एक केरल में सबसे पहले मानसून की दस्तक होती है ना। तो इस प्रकार से मानसून का भारत में प्रवेश जो है वो अलग अलग क्या होता है, तिथि में होता है। अब आता है हमारा, ये तो हो गया बच्चों मानसून का आरंभ कैसे होता है, तो समझ में आ गया मानसून का आरंभ कैसे होता है। अब चलते हैं, हमारा सेकेंड हेडिंग है वो है वर्षावाही तंत्र, यानी मानसून जो तंत्र है और मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाला जो मानसून तंत्र है ना, वो दो, उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 तंत्रों में बटा हुआ है। इसको 2 तंत्रों में बांट सकते हैं, या 2 तंत्र इसके दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। सबसे पहला तंत्र जो है मानसून का वो है उष्णकटिबंधीय अवदाब, है ना। पहला तंत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय अवदाब। अवदाब मतलब जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन यानी एक न्यून वायु दाब या लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन जाता है ना बंगाल की खाड़ी में, जिससे चक्रवातों की उत्पत्ति होती, चक्रवात जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती बंगाल की खाड़ी में। तो पहला तंत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय अवदाब। ठीक है। तो ये एक चक्रवातीय है ना, जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी या उससे आगे जाने पर, है ना, दक्षिणी चीन सागर, अगर इससे भारत यानी बंगाल की खाड़ी, और या फिर इससे आगे हम जाए तो इधर दक्षिणी जो चीन सागर है, यहाँ एक साइक्लोनिक क्या होता है, सिस्टम बनता है। ठीक है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय अवदाब या डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय अवदाब या डिप्रेशन बनता है बच्चों, इसके कारण भारत का जो है ना, उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है, यानी ये वाला भाग, उत्तरी भारत का जो ये मैदानी भाग है, यहाँ गर्मियों में क्या होने लगती है, वर्षा होती। यानी ये जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी से, जिसको हम उष्णकटिबंधीय अवदाब के नाम से जानते हैं, उन चक्रवातों के द्वारा गर्मियों में भारत के मैदानी भागों में क्या होती है, ये वर्षा होती है। दूसरा तंत्र क्या है, वर्षावाही तंत्र का दूसरा तंत्र क्या है, दूसरा तंत्र है अरब सागर से उठने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना धारा है ना। दूसरा दूसरा तंत्र क्या है कि अरब सागर में उठने वाली, ये आप देख रहे होंगे हवाओं को, जो मैंने एरो से बताया दिखाया है। तो जो दूसरा तंत्र क्या है कि अरब सागर में जो हमारा क्या बनती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा बनती है ना, जो भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट मतलब ये हमारा महाराष्ट्र, केरल, है ना,
और कोंकण, इन सभी तटों पर ये क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो एक तंत्र हम लोगों ने देखा कि बंगाल की खाड़ी पर जो उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी चक्रवातीय एक क्षेत्र बनता है न्यून वायु दाब का, ये जब भारत में आता है यानी मैदानों में इनसे क्या होती, बारिश होती। और दूसरा तंत्र हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि अरब सागर में, है ना, क्या बनता है, दक्षिणी पश्चिमी क्या बनता है, धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो धारा है ये इस पश्चिमी तट पर, है ना, जिसमें महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, इन तटों पर इनसे क्या होती है, वर्षा होती है। इस तरह से बच्चों जो वर्षावाही तंत्र है ना, वो दो तंत्रों में क्या है, बटा है। एक तो जो उष्णकटिबंधीय अवदाब क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, और दूसरा है अरब सागर से उठने वाली या चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। अगर हम वितरण देखें मानसूनी वर्षा का वितरण, तो मानसूनी वर्षा का वितरण जो है वो एक जैसा नहीं है। अगर ये भारत का जो हमारा ये पश्चिमी तट है ना, भारत के पश्चिमी तट पर अगर हम देखें तो अरब सागर से जो मानसून हवाएं आती हैं उनसे पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसी तरह बच्चों जो बंगाल की खाड़ी की ओर से, है ना, पवने, मानसूनी पवने, है ना, भारत में इन मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। खास तौर से जो हमारा उत्तरी भारत का ये मैदानी क्षेत्र है, इस प्रायद्वीप भारत का जो ये उत्तरी और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, इन भागों में वर्षा क्या होती जाती है ना, इससे जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती, यानी दक्षिण पूरब से जैसे जैसे हम, है ना, कहाँ जाते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर, वैसे वैसे बंगाल की खाड़ी के जो मानसूनी पवने हैं उनसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती। तो इस प्रकार से जो भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण है उसमें असमानता जो है वो पाई जाती है। अब आता है हमारा आज का थर्ड पॉइंट, वो है मानसून विच्छेद। किसको बोलते हैं विच्छेद, है ना। आपने देखा होगा बच्चों, महसूस भी किया होगा कि भारत में कभी मानसून के सीज़न में लगातार बारिश नहीं होती है ना। बीच में कुछ दिन बारिश होती है, फिर एक हफ्ते भर का, 1.5 हफ्ते का, 15 दिन का, है ना, मानसून में क्या हो जाता है, विराम हो जाता है, गैप हो जाता है। ठीक है, तो यही जो बीच में बारिश एकदम से क्या हो जाती है, होते होते बीच में कई दिनों तक बारिश या कई सप्ताह तक बारिश नहीं जब होती है तो इसे ही बोला जाता है मानसून विच्छेद, है ना। तो मानसून विच्छेद क्यों होता है, इसके भी कारण हैं। तो मानसून विच्छेद के जो विभिन्न कारण हैं वो है, पहला कारण कि जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद का जो मेन कारण है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी आ जाना। यानी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, है ना, तंत्र में 2 तंत्र पढ़े थे ना, एक उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी चक्रवात का सिस्टम देखा था जिसने जो बंगाल की खाड़ी में बनता जिससे भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। तो यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना, पहला कारण है भारत के जो विशाल मैदानी भाग हैं, यानी गंगा वगैरह का जो मैदान है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का जो, यहाँ वर्षा के कम होने का एक कारण बीच में यही आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आने लगती। और जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी आती है तो वर्षा में भी क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है बच्चों, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था
कि ये एक निम्न वायुदाब का या न्यून वायुदाब का क्षेत्र है ना, जो विषुवत रेखा के निकट स्थित रहता है, जिसको हम अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में इसको ITCZ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है बच्चों? ये है, मान लीजिए, आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में ये लो प्रेशर का एरिया बेल्ट है बच्चों, है ना, निम्न वायुदाब की पेटी है, जहाँ हमेशा क्या होता है, प्रेशर न्यून रहता, वायुदाब, क्योंकि तापमान यहाँ बहुत ज़्यादा रहता, विषुवत रेखा के निकट सूरज लगातार सीधा चमकता 12 महीने, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमेशा लो प्रेशर बेल्ट जो है, यानी न्यून वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। इसी न्यून वायुदाब क्षेत्र को अंता उष्ण कटिबंधीय, है ना, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक, या केंद्र कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ITCZ, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे भारत के मानसून पर भी पड़ता है। ये अंता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, जैसे सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, अगर उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पर होता है तो ये लो प्रेशर बेल्ट उत्तर की ओर खिसकता है, और अगर मकर रेखा पर है तो ये लो प्रेशर बेल्ट दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है। तो जब उत्तर की ओर शिफ्ट होता है तो भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में ये लो प्रेशर का क्षेत्र जो बनता है गर्मियों में, ये और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, और आसानी से सागर की ओर, यानी हिंद महासागर की हवाएं जो हैं वो इसकी ओर खींचती हैं, और तब ये मानसून आता है, तब बारिश लाती हैं। तो जो अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, जो निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है, ठीक है। एक और खासियत है बच्चों की, यहाँ जो उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवनें यानी सन्मार्गी पवनें वो यहाँ मिलती हैं, है ना, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव भी भारत के मानसून पर पड़ता है। जब इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, इस अंता उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है, इसमें अगर बदलाव हो जाता, परिवर्तन हो जाता है, तब भी भारत में मानसून इस विच्छेद की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, यानी कुछ दिन बारिश बिल्कुल गायब हो जाता है, और जहाँ ये मजबूत होता है फिर भारत में मानसून से बारिश होने लगती है। दूसरा जो कारण है भारत में मानसून में विच्छेद का, यानी भारी बारिश होते होते जो बीच में 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता का गैप हो जाता है, उसका जो विच्छेद का जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो भारत का पश्चिमी तट है, यानी अरब सागर से लगा जो तट है, वहाँ मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र जो पवनें हैं, यानी समुद्र की ओर से आने वाली जो आर्द्र पवनें हैं वो ऊपर उठने के बजाय तट के समांतर क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं। जैसे ये अगर हम, ये है अरब सागर, ठीक है, इधर ये अरब सागर है, ठीक, और ये है भारत का पश्चिमी तट, ठीक। तो जब हम बारिश होने के लिए क्या होना है बच्चों, हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है ना। जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो बारिश नहीं होगा, उसको तापमान कम नहीं होगा। तो अरब सागर से जो पवनें चलती हैं, आर्द्र पवनें, जब वो इस पश्चिमी तट के क्या होती हैं, समांतर चलने लगती है, इसी के पैरेलल चलने लगती है, इस तरह से, तब भी मानसून की विच्छेद की स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये 2 रीज़न है, 2 कारण हैं भारत में मानसून में विच्छेद की। तो विच्छेद का मतलब समझ में आ गया कि जब मानसून सीजन में, यानी बारिश के सीजन में, जब कई दिनों तक, है ना, बारिश होती है, फिर बीच में कई दिनों तक बारिश ना हो या कई हफ्ते तक बारिश ना हो, तो उस पीरियड को, उस समय, उस अवधि को मानसून विच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो 2 कारण हो गए। एक तो कारण है
कि उत्तरी जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ मानसून विच्छेद का कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, इनकी संख्या जब कम हो जाती है तब उत्तरी मैदान में मानसून विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो दक्षिण भारत का जो ये हमारा पश्चिमी तट है, यहाँ मानसून विच्छेद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अरब सागर से चलने वाली जो आर्द्र पवनें हैं वो पश्चिमी तट के समानांतर बहने लगती हैं, तब भारत में मानसून विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत बच्चों काफ़ी है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जलवायु के और मानसून के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में ना आया है तो आप कॉलेज जब आते हो तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक। थैंक यू।